दो नियम ऐसे हैं जो कि नियम तो हैं वो व्यंजन संधि के, लेकिन वो व्यंजन संधि के नियम होने के बावजूद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों जगहों पर लागू होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सब जगह बताया गया है कि ये इसके पास आएगा तो दो शब्द जोड़ के बना दिया गया। ये दो अलग अलग शब्द का मतलब ही नहीं होता इन नियमों में। इन नियमों में यह कहा जाता है कि अगर किसी शब्द में, किसी एक ही शब्द में अगर ऐसा हुआ कि इस वाले व्यंजन के बाद ये वाला व्यंजन आया या इस वाले स्वर के बाद ये वाला व्यंजन आया, तो फिर ये व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। तो चूंकि व्यंजन में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि का नियम कहते हैं। लेकिन यहां पर जोड़ नहीं है, सिर्फ पास आने से। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था, एक ये है एक ये, दोनों पास पास आए तो चेंज होने के कितने तरीके हो सकते हैं? चेंज आने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक इसमें चेंज आए, एक इसमें चेंज आए, और एक ये दोनों मिल करके कुछ बनाए। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें संधि में होती हैं। जब तक आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, जब तक आप गुण संधि पढ़ रहे हैं, जब तक आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दो दो पास पास आ रहे हैं और ये मिल करके चेंज हो रहे हैं। ठीक, लेकिन कुछ संधियां जैसे अयादि संधि, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे यण संधि, उसके बाद फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो केवल दीर्घ, गुण और वृद्धि, यही तीन संधियां ऐसी हैं जिनमें हम कहते हैं कि मिल करके और तब कुछ बन रहा। मैंने आपसे कहा ना, दो चीजें पास में आई हैं तो चेंज आने के तीन तरीके हैं। एक कि दो के पास आने पर इस वाले में चेंज आ जाए, या फिर दो के पास आने पर इस वाले में चेंज आ जाए, या फिर दोनों मिल करके कुछ नया चेंज कर दें। तो ये दोनों मिल करके नया चेंज करते हैं, ये है दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में। और इसके बाद फिर एक एक में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा कि दो पास में आए इसमें चेंज आ गया, फिर दो पास में आए इसमें चेंज आ गया, ऐसे चलेगा। ठीक, तो यहां पर तो बात हो रही है कि पास पास आए और फिर एक में चेंज हो गया। अब अगर पास पास आए और चेंज हुआ है व्यंजन में, तो संधि का नाम व्यंजन संधि ही पड़ेगा। तो इसलिए नियम है वो व्यंजन संधि का। दो नियम है ऐसे, तो इसलिए हम कहेंगे नियम है व्यंजन संधि के, लेकिन वो लागू होते हैं कहां? स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, हर जगह। क्यों? क्योंकि वो एक शब्द की बात करते हैं कि अगर एक शब्द में ऐसा है, कहीं पर किसी एक शब्द में ऐसा हो रहा है कि कहीं पर ये वाला आ रहा है फिर ये वाला आ रहा है, तो इस वजह से चेंज आ जाए। ठीक है, और चेंज व्यंजन में आएगा तो व्यंजन संधि है। तो ऐसे दो नियमों में से पहले नियम से परिचय आपका अब होने जा रहा है। ठीक, नियम क्या है ध्यान से सुनिए। अगर किसी शब्द में, अब मैं दो शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं कि दो शब्द क्या जुड़ रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं अगर किसी एक ही शब्द में ऐसा हो रहा है, जो बना हुआ शब्द में उसकी बात कर रहा हूं। अगर किसी शब्द में कहीं पर री का स्वर आ रहा है या फिर र का व्यंजन आ रहा है, और इसके बाद उस शब्द में कहीं पर न व्यंजन आ रहा है, तो ये न व्यंजन अपने आप ण व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इस री या र जो भी आया है और यहां पर जो न आया हुआ है, इसके बीच में, यानी री या र और न, इनके बीच में अगर कोई च वर्ग आ जाए या ट वर्ग आ जाए या त वर्ग आ जाए पंचमाक्षर को छोड़कर, इसका मतलब पांचवें वाले अक्षर को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन से बचे? च वर्ग में च छ ज झ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध। तो 4 4 8 4 12,
तो इन 12 अक्षरों की बात हो रही है। अगर ये 12 व्यंजन बीच में आ गए, इनके और इनके, कौन कौन से, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये, ठीक, या फिर तालव्य श आ जाए या फिर दंते स आ जाए, तो उस कंडीशन में न व्यंजन ण व्यंजन में जो बदल रहा था वो नहीं बदलेगा। मतलब अगर ये आ गए तो फिर न व्यंजन ण व्यंजन में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये नहीं आए तो री के बाद अगर न आया तो न ण में बदल जाएगा, अगर र के बाद न आया तो भी न जो है वो ण में बदल जाएगा। और बाद में आने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत बाद में आए, उस शब्द में कहीं पर भी उसके बाद आ सकता है। ठीक, ये नियम है व्यंजन संधि का। क्यों? क्योंकि व्यंजन जो है वो व्यंजन में ही बदल रहा है, तो परिवर्तन व्यंजन में आता है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, शब्द तो बन गया है रामायण, लेकिन रामायण में जब देखेंगे तो शुरू में क्या है, र, और यहां पर लास्ट में क्या है, न, और बीच में आया है म और या, और म और या को लेकर के ऐसी कोई बातचीत यहां पर नहीं। तो इसका मतलब यह है कि न व्यंजन किस में चेंज हो जाएगा, ण व्यंजन में चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से चेंज हो गया, तो शब्द क्या बन गया, रामायण। ठीक इसी तरीके से नारायण में देखिए, यहां पर र है और यहां न है, बीच में या आया है, तो या से तो कोई लेना देना है भी नहीं, तो इसलिए क्या हो गया कि न व्यंजन अण व्यंजन में बदल गया, तो क्या बन गया, नारायण बन गया। लेकिन जरा इसको देखिएगा, यहां पर रसायन था, तो यहां र आया है, यहां न आया है, लेकिन बीच में आ गया है सा। देखिए सा, तो सा अगर आ जाएगा बीच में तो क्या होगा, न ण में नहीं बदलेगा। इसीलिए यहां पर न ण में नहीं बदलता, वो ना ही रहता है, तो शब्द क्या बनता है, रसायन। तो यहां तो रामायण हो गया, यहां नारायण हो गया, लेकिन यहां रसायन बना रहा। ठीक, तो केवल इसकी बात नहीं, और एग्जाम्पल देखिए, पिछली क्लास का बोर्ड वर्क लगे होने से फायदा यह है कि जो चीज हम व्यंजन संधि में आपको पढ़ाते जा करके वो चीज आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वही नियम है जो कि हम व्यंजन संधि में पढ़ाते आपको। तो री या र के बाद न आया तो न ण में बदल गया, लेकिन अगर री या र और न के बीच में च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पंचमाक्षर को छोड़कर आ गया, या फिर तालव्य या दंतेसा आ गया, तो फिर न व्यंजन ण व्यंजन में नहीं बदलेगा। ठीक, अब यहां देखिए ये वो शब्द लिखे हैं जिनमें चेंजेस हो रहे हैं। देखिए अंतरण से अंतरण, रामायण से रामायण, नारायण से नारायण, श्रवण से श्रवण, श्रावण से श्रावण। खास बात क्या है कि इसमें तालव्य आ रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर तालव्य आया है, लेकिन खास बात क्या है कि तालव्य पहले आया है, र और न के बीच में नहीं आया। तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, यहां है तालव्य और फिर होता है र और फिर है व और फिर है न। तो यहां पर ये आ तो रहा है तालव्य ये वाला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो र और न के बीच में नहीं आया है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसके और इसके बीच में अगर आएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर शुरुआत में आ गया है इसलिए चेंज हो गया। ठीक, यही चीज दूसरे वाले में भी। फिर देखिए प्रमाण प्रमाण हो गया, प्रणाम प्रणाम हो गया, परिणाम परिणाम हो गया, परिमाण परिमाण हो गया, हिरण हिरण हो गया। हिरण्यकशिपु ये शब्द वर्तनी शुद्धि में स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन में आता है, हिरण्यकशिपु। ज्यादातर लोग लिखते हैं इसको हिरण्य, उसके बाद फिर लिख देते हैं कश्यप, तो कश्यप नहीं है, कशिपु है, तो कशिपु, हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद के पिताजी थे, जिसको मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ था। ठीक, वही हिरण्यकशिपु। उसका देखिए शूर्पणखा, अब इसमें भी तालव्य है तो, और यहां पर ना है, लेकिन र तो इस जगह पर आ रहा है ना, तो तालव्य से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तालव्य तो र और न के बीच में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बीच में जब आ जाएगा देखिए तब चेंज नहीं होगा, अगर बीच में नहीं आ रहा है तो फिर चेंज हो जाएगा। तो न चेंज हो गया ण में,
अब देखिए शूर्प का मतलब क्या होता है, शूर्प एक तत्सम शब्द है, आपको तत्सम तद्भव बताया था। तो शूर्प क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है सूप। सूप जानते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि गाँव आप गए हो या घर में भी माता जी ऐसा करती हूँ कि वो एक बांस की डंडियों का होता है जिसके ऊपर जो है आप जिसमें अनाज डालते हैं और अनाज डालने के बाद ऐसे ऐसे फटकते हैं उसको, उससे क्या हो जाता है, उसमें जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है और वो अनाज जो है वो साफ साफ बच जाता है आपके पास, उसको कहते हैं सूप। ठीक है, तो उसकी जो डिजाइन होती है, सूप का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर किसी के नाखून उस स्ट्रक्चर के हैं तो उसको कहते हैं शूर्प प्लस नखा। शूर्प और नखा, नखा मतलब नाखून। ठीक, तो जिसके नाखून सूप के स्ट्रक्चर जैसे हो तो उसको कहते हैं शूर्पणखा। लेकिन ये नाम किसके लिए फिक्स हो गया, रावण की बहन के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए शूर्पणखा, ऐसे चतुरंगिनी, चतुरंगिणी, चतुरंगिनी मतलब चार अंगों वाली। जैसे आजकल हम जब बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी में तीन पार्ट है, मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है। ठीक इसी तरीके से पुराने जमाने में चार होते थे, एक जो पैदल लड़ते थे, एक जो घोड़े पे बैठ के लड़ते थे, एक जो रथ पर बैठकर लड़ते थे और एक जो हाथी पे बैठ कर लड़ते थे। तो चार होते थे। ठीक है, तो उसको कहते थे चार अंग हैं, चतुरंगिणी सेना। तो ऋण ऋण, सर्पिणी सर्पिणी। ठीक है, विरहिणी विरहिणी। विरहिणी बोलते हैं उस लेडी को जो विरह में हो। विरह का मतलब होता है जुदाई, जो जुदाई में है, मतलब जिसका पति या प्रेमी जो है उससे दूर चला गया है, तो वो क्या है, जुदाई में है, विरह में। तो वह स्त्री क्या कहलाती है, विरहिणी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सारणी सारणी, भरण भरण, मरण मरण, चरण चरण। अब देखिए मैंने कहा था ना कि कब कब चेंज नहीं होगा, तो च वर्ग आएगा तो चेंज नहीं होगा। तो रजनी, रचना, अर्चना। यहां पर देखें तो ज, च और यहां च, ये बीच में आ गया, तो इस वजह से क्या हो रहा है, चेंज नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से ट वर्ग में देखें, रटना, र और न के बीच में ट आ रहा है, इस वजह से चेंज नहीं होगा। ट वर्ग में देखें, रत्न, प्रार्थना, अभ्यर्थना, मर्दन, तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यहां देखें तालव्य श आ गया, दर्शन, चेंज नहीं हो रहा। दर्शन शब्द में र और न के बीच में श आया है, इस वजह से चेंज नहीं है। उसके इसमें देखें रसना और रसायन। रसना का मतलब होता है जीव, जीव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आप देखेंगे पर्यायवाची में जिह्वा, ठीक है, चंचला, कहते हैं बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। ठीक है, तो ये जो व्यंजन संधि का नियम था, ये हमने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जिससे आपको ये वाला दीर्घ संधि का नियम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये वाला, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ये शब्द है, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, यथा प्लस अनुसार, यथानुसार, इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यथार्थ, इसके साथ जोड़ेंगे तो यथानुरूप। यहां वेदांत, वेदांग, वेदार्थी। ठीक, यहां अन्न प्लस अभाव तो अन्नाभाव, अन्न प्लस आगार, अन्नागार। आगार का मतलब होता है स्थान, तो वो स्थान अगर अन्न रखने का स्थान है तो अन्नागार कहलाता है, स्नान करने का स्थान है तो स्नानागार कहलाता है। कारा यानी कि बंधन, कारा का मतलब होता है बंधन, बंधन किसी को बांधने का, किसी को बंद करके रखने का स्थान है तो क्या कहलाता है, कारागार। उदय प्लस अचल बराबर उदयाचल। ठीक, उदयाचल का मतलब होता है पूर्व, ईस्ट, और अस्त प्लस अचल बराबर अस्ताचल, इसको कहते हैं पश्चिम, वेस्ट। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। ठीक है, नयन प्लस अविराम,
नयन प्लस अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, तो क्या बनेगा नयना अभिराम। सत्य प्लस अर्थी, अंत प्लस अक्षरी, अंत प्लस अक्षरी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अंत्याक्षरी। ये ध्यान रखिएगा, ये या लिखा है तो या पर बड़े या की मात्रा आएगी। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, रुद्र प्लस अक्ष तो क्या बनेगा रुद्राक्ष। नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद। पुरा मतलब पुराना, अवशेष मतलब बचा हुआ, तो पुरा प्लस अवशेष से क्या बन जाएगा पुरावशेष। भग्न मतलब होता है खंडित, अवशेष मतलब बचा हुआ, तो जो खंडित है खंडहर जिस हो चुका है उसको कहते हैं भग्नावशेष। उसके बाद प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षा शब्द बनता है गुण संधि से, प्र प्लस ईक्षा, प्र माने आगे, ईक्षा मतलब देखना। तो ऐसा स्थान जहां पर लोग बैठ के आगे की ओर देखते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑडिटोरियम, वही ऑडिटोरियम हिंदी में कहलाता है प्रेक्षागार। महिष मतलब होता है भैंसा, और असुर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा महिषासुर। मही, मही बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के और पर्यायवाची क्या है भू है, धरा है, धरती है, अवनी है, वसुधा है। ठीक, और शब्द क्या बनेगा महिष। महिष हो जाएगा राजा का पर्यायवाची। खास बात यह है कि जमीन के पर्यायवाची में अगर आप जो है स्वामी वाला भाव जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो राजा का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे पति का मतलब होता है स्वामी, तो भू का मतलब है जमीन, भू, और भू में पति जोड़ दिए भूपति, भूपति मतलब राजा हो जाएगा। मनुष्य का होता है नृप, नृप में जो है आप नृ, नृ मतलब नर, मनुष्य, तो नृ में अगर आप जो है पति जोड़ दें तो नृपति, नृपति मतलब भी राजा। ठीक है, इसी तरीके से अवनी प्लस ईश कर देंगे तो अवनीश, अवनीश का मतलब भी क्या हो जाएगा राजा। भानु मतलब सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है भास्कर है, दिनकर है, दिनेश है, दिवाकर है, पतंग है, मार्तंड है। ठीक है, ये और प्लस उदय, तो ये क्या बन जाएगा भानु उदय। अब ना पर बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी जब उदय शब्द जुड़ेगा। उसके बाद परि प्लस ईक्षा तो क्या बनेगा परीक्षा। सु प्लस उक्ति सूक्ति। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। और गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश हो जाएगा। और गिरि मतलब होता है पर्वत, और पर्यायवाची क्या है नग है, पहाड़ है, अचल है, भूधर है, शैल, ये सब पर्यायवाची। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।